सो आज हम पिछले बार जो हमने देखा था लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में मैट्रिसेस के। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज समझते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंस के क्या-क्या यूज़ हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और मैं जब लीनियर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। पर अगर हम मैथ्स की बात करें तो लीनियर इंडिपेंडेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है, बट हमारे मशीन लर्निंग के इस कोर्स में, ऑप्टिमाइजेशन फॉर मशीन लर्निंग के इस कोर्स में लीनियर इंडिपेंडेंस हम जनरली वेक्टर्स के साथ ही बात करेंगे। तो हमने पिछली बार ये देखा था कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं v1 v2 vn, ऐसे n वेक्टर्स हैं, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी एक वेक्टर को उन n वेक्टर्स में से किसी भी एक वेक्टर्स को बचे कुचे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह नहीं लिख सकता हूँ। तो इसे हम मैथमेटिकली ऐसे लिखे थे कि अगर हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, ये n कोफिशिएंट्स हैं। ये सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर होते हैं। मतलब कि ये एक कोई भी नंबर हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इन कोफिशिएंट्स के साथ अगर मैं इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करूं और अगर मुझे ज़ीरो मिल जाता है, यानी मैं अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 ऐसे अल्फ़ा n vn तक करूं और मुझे ज़ीरो मिल जाता है, इसका केवल एक ही मतलब है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n सारे के सारे खुद ही ज़ीरो हैं। यानी कोई भी एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स को नहीं बना सकता है। ये बहुत ही अहम कंसेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इसे वापस जाएँ और खुद छोटे-छोटे उदाहरण की तरह उदाहरण लेकर इसे समझें। फिर हमने ये देखा था, पहली पहली बात तो ये थी लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है। फिर हमने देखा था कि अगर मैं n वेक्टर्स ले लूँ और अगर मैं उनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस ले लूँ, तो मेरे पास एक सेट बन जाएगा V। कोई भी n वेक्टर्स से मैं किसी भी एक सेट से मैं एक बड़ा सेट बना सकता हूँ V, जिसे मैंने बॉक्स बोला था। ये मैंने यहाँ पे एक चित्र भी खींचा था इसका कि मेरे पास एक v1 v2 vn n वेक्टर्स हैं। मैंने इनके सारे सारे लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिए और मैंने इसे एक बॉक्स में इसे डाल दिया और इस बॉक्स को फिर हमने बोला था स्पैन ऑफ v1 v2 vn। तो आज के लेक्चर के पहले भाग में हम वेक्टर स्पेस और स्पैन, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच के जो संबंध हैं उसको हम उजागर करेंगे और ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम कंसेप्ट है। तो आप इसे बार बार ध्यान से सुने, क्योंकि आगे चल के जब हम मैट्रिक्स को डिकम्पोज करेंगे तो ये कंसेप्ट फिर से आएगा, बेसिस का कंसेप्ट, स्पैन का कंसेप्ट। आगे चल के हमारे पास जब बड़ा डेटा आएगा और हम हमें बड़े डेटा को, जो जिसे हम कहते हैं बिग डेटा हमारे टर्मिनोलॉजी में, जब बिग डेटा आएगा तो हमें बिग डेटा को भी छोटे-छोटे मैट्रिसेस में बाँटना पड़ेगा और विभाजित करना पड़ेगा और वहाँ पर भी लीनियर इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट आएगा, वहाँ पर भी बेसिस का कंसेप्ट आएगा। तो इसका उपयोग वहाँ फिर से आने वाला है, तो इसे आप ध्यान से समझें। तो जहाँ तक स्पैन की बात है, तो हमने ये नहीं बोला था, हमने ये अभी तक ये साबित नहीं किया, ये प्रूफ नहीं किया है कि स्पैन ऑफ वेक्टर्स इज़ ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। यही इन दोनों के बीच का कनेक्शन है। एन वेक्टर्स को लिया, उनका स्पैन निकाला, तो वो वेक्टर स्पेस बन गया। मैंने वेक्टर स्पेस लिया और उन वेक्टर स्पेस का मैं बेसिस भी बना सकता हूँ, जो कि ये वही वेक्टर्स है जिनका मैंने स्पैन बनाया है। तो इन दो चीज़ों को आज हम समझेंगे और इन दोनों चीज़ों में हम अ, संबंध जो है इसे खोजेंगे और इसे ढंग से इसे लिखेंगे आज। ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से चालू करता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास, फिर से मैं वही छोटे 2 वेक्टर ले रहा हूँ। एक कमरा है, इसमें हमारे पास 3 डायमेंशनल जिसको हम कहते हैं स्पेस है। लेकिन मैं और छोटा स्पेस लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास केवल एक 2 डायमेंशनल स्पेस है, जिसे हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। यानी कि इस 2 डायमेंशनल स्पेस का हर पॉइंट जो है, उसे मैं केवल 2 स्केलर से डिनोट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, या जो हमारा वेक्टर है इस 2 डायमेंशनल स्पेस में, वो केवल एक वेक्टर है जिसका लेंथ 2 है। तो ये सारे वेक्टर्स जो हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू बदलते रहेंगे तो हमारा पूरा जो पूरा 2D स्पेस है, हमें ये दिख जाएगा। हर एक्स और हर वाई के लिए एक पॉइंट है और सारे एक्स वाई के अगर मैं पॉइंट ले लूँगा तो हमारा पूरा 2D स्पेस मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान प्रश्न पूछूंगा कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर हैं, पहला वेक्टर मैंने लिखा 1 0 और दूसरा वेक्टर मैंने लिखा 0 1। तो आपको ये तो पुरानी क्लासेस से पता ही होगा कि 1 0 जो है वो एक्स एक्सिस में लाई करता है, मतलब एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है।
मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0, ये मेरा 1 0 पॉइंट है। और उसी तरह 0 1 जो y एक्सिस का पॉइंट है, जिसमें x 0 है y 1 है, पिछले वाले पॉइंट में x 1 था y 0 था, तो ये मेरा 0 1 पॉइंट है। तो ये मेरे, आप समझ लीजिए, दो वेक्टर बन गए। पहला वेक्टर जो है 1 0 है और दूसरा वेक्टर जो है वो 0 1 है। अब मैं एक बहुत ही, जिसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, एक बहुत ही सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ अल्फा 1, तो मैं 1 0 को एक बार के लिए v1 लिख देता हूँ और 0 1 को मैं एक बार के लिए v2 लिख देता हूँ, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं अब एक नया पॉइंट बनाता हूँ, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2। और अगर इसे आप जल्दी से अगर लिख दें अपनी कॉपी में, तो आपको दिखेगा कि ये जो नया वेक्टर बना है ये है अल्फा 1 अल्फा 2। यानी कि अगर मैं अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यूज बदलता रहूं, तो मुझे एक्स वाई प्लेन में अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे। मान लीजिए मैंने अल्फा 2 लिया, अल्फा 1 2 लिया और अल्फा 2 3 लिया, तो मुझे वो 2 3 पॉइंट मिल जाएगा। अगर मैंने अल्फा 1 10 लिया, अल्फा 2 100 लिया, तो मुझे 10 100 पॉइंट मिल जाएगा। मतलब मैं सारे एक्स और वाई, जो 2D प्लेन में जितने एक्स वाई पॉइंट्स हैं, उसको मैं अल्फा 1 और अल्फा 2 को चेंज करके बना सकता हूं। ठीक है। और इसका सीधा मतलब ये है, जो कि हमने देखा था, कि अगर मैंने v1 और v2, जो कि हमारे 1 0 0 1 है, और मैं इनको आगे चल के बेसिस बोलूंगा, आधार बोलूंगा, लेकिन इस बार अभी हम बेसिस की बात नहीं करते, अगर बहुत ही सीधी बात कर रहे हैं कि अगर हम v1 और v2 लेते हैं, जो कि 1 0 0 1 है, और अगर मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन करने का मतलब ही ये है कि मैंने सारे अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 सारे वैल्यूज ले लिए अल्फा 1 अल्फा 2 के, और मैंने उनको एक सेट में रख दिया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन करके मुझे पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन मिल जाएगा। तो मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ, that by taking linear combination of v1 and v2, यानी कि v1 और v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर, उन दोनों को जोड़कर, we can get the whole xy plane। तो इससे ये बात तो काफी साफ है कि v1 v2 एक तरह से पूरे xy प्लेन के आधार का काम कर रहे हैं, और इसी को हम बेसिस कहते हैं। यानी कि मैंने दो वेक्टर्स लिए, मैंने उनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और मैंने पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बना दिया, इसी को हम बेसिस कहते हैं। और अगर आपको ध्यान होगा, यही स्पैन की परिभाषा थी। यानी कि अगर मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं, मैंने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, यानी मैंने उनका स्पैन लिया। अब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बोलूंगा, मैं स्पैन बोलूंगा। ठीक है। मैंने उन वेक्टर्स का स्पैन लिया, तो मुझे पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस मिल गया। यानी कि मैं पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को केवल कुछ वेक्टर्स से के लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर जनरेट कर सकता हूँ। इन्हीं वेक्टर्स को, जिसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, जिसका मैं स्पैन कर सकता हूँ, हम उनको बेसिस कहते हैं, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। और बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस जो है उस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देता है। तो ये बात रही बेसिस की। मैं एक छोटा सा उदाहरण फिर से आपको दे देता हूँ कि बेसिस और किस तरह का बेसिस हो सकता है। तो अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, मतलब कि एक्स वाई प्लेन, अब मैं इस पूरे कमरे की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा बेसिस लिख देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि इसे आप जाके खुद समझें कि ये बेसिस क्यों है। क्या मैं इन 3 वेक्टर से पूरा 3D स्पेस जनरेट कर सकता हूँ क्या? तो पहला बेसिस है 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1। ये मेरे बेसिस वेक्टर्स हैं फॉर 3D स्पेस। ओके। और इसी को हम R3 कहते हैं। तो हम धीरे धीरे मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी जो है उसका उपयोग बढ़ाते जाएंगे, ताकि हमें बार बार लंबी परिभाषा ना बोलना पड़े। तो जैसे ही मैं R3 बोलूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पूरे 3D स्पेस की बात कर रहा हूँ। मैं Rn बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पूरे यूक्लिडियन स्पेस, n डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा हूँ। और यहीं पे गणित जो है ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हम कई चीज़ों को तो हम कल्पना कर सकते हैं, हम 2D स्पेस की कल्पना कर सकते हैं, हम इस कमरे की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको Rn बोलूँगा, यानी n डायमेंशनल स्पेस, तो वो हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। हम सोच ही नहीं सकते कि n डायमेंशनल स्पेस दिखता कैसा है। भले ही हम सोच ना सकें, मगर हम उसे मैथमेटिकली लिख ज़रूर सकते हैं। तो यहीं पे ही मैथ आता है। और जब आप बिग डेटा, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग ये सब करेंगे, तो वहाँ पे कोई भी डेटा जो होगा वो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल का नहीं होगा, वो तो हज़ारों डायमेंशन का होगा। तो
उन हज़ारों डायमेंशन डेटा की हम कल्पना कर नहीं सकते हैं, हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते हैं उस स्पेस की। इसलिए हमें हमें ये आदत होनी चाहिए कि हम उसे मैथ के टर्म्स में लिख पाएँ, ताकि हम बिना कल्पना किए, बिना फिज़िकली उसको इमेजिन किए भी हम उस पे ऑपरेट कर सकते हैं, उस पे हम काम कर सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ, तो ये हमारे R3 है और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो R2 में 2 वेक्टर्स थे, जिससे हम पूरे वेक्टर स्पेस को बना सकते थे। R3 में 3 वेक्टर स्पेसेस 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, जिनसे हम पूरे वेक्टर स्पेस को बना पा रहे हैं। तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ये 2, 3 ये जो नंबर है, इसे ही हम डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस कहते हैं। यानी डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वो होता है कि कितने वेक्टर्स लूँ, मैं कितने कम से कम वेक्टर्स लूँ, जिससे मैं पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को बना सकूँ। मतलब मेरे बेसिस वेक्टर्स की संख्या क्या है जिससे मैं पूरे वेक्टर स्पेस को बना सकूं, इसे हम डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कहते हैं। नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स भी पता है। अब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स भी यही है, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस क्रिएटेड बाय द मैट्रिक्स। ओके, यही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है। हम इसे फिर से करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या है? बेसिस वेक्टर्स की संख्या, कितने बेसिस वेक्टर्स हैं जिससे मैं पूरा वेक्टर स्पेस बना सकूं, ये डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है। और उदाहरण के तौर पर R2 के लिए 2 वेक्टर्स लगे थे 1 0 0 1, R3 के लिए 3 वेक्टर्स लगे थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी कि हमारा जो डायमेंशन है वो 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। Rn का डायमेंशन जैसे n होगा। तो ये तो रही पहली बात वेक्टर स्पेस की, स्पैन की और बेसिस की। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई है, मैं फिर से एक बार इसे दोहरा देता हूँ, मैं फिर से इसे रिवाइज कर देता हूँ कि एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस में अनगिनत एलिमेंट्स हैं, इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उस वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए फाइनाइट एलिमेंट्स ही काफ़ी है, यानी कि कुछ ही एलिमेंट्स से मैं उस पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकता हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जितने मुझे वेक्टर्स लगते हैं उस वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए, उसे हम डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस कहते हैं। तीसरी बात यह है कि इस जनरेशन की प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम स्पैन बोलेंगे। मतलब मैंने वेक्टर्स लिए, मैंने उनका स्पैन किया और वेक्टर स्पेस मिल गया मुझे। ठीक है, अगर मुझे वेक्टर स्पेस मिला हुआ है तो मैं उससे उसके बेसिस वेक्टर भी निकाल सकता हूं। मैं यहां से यहां भी जा सकता हूं, मैं बेसिस से वेक्टर स्पेस भी जा सकता हूं, मैं वेक्टर स्पेस से बेसिस में भी वापस आ सकता हूं। तो अगला प्रश्न ये है कि अगर मुझे वेक्टर स्पेस मिला है तो क्या उसका बेसिस फिक्स्ड है? क्या उसके कुछ ही बेसिस हैं? क्या उसका एक एक यूनिक बेसिस है? यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज द बेसिस यूनिक? क्या बेसिस यूनिक है? तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं R2 बोलूं तो हमने बेसिस लिखा था 1 0 0 1, ये हमारा बेसिस सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं 1 0 0 1 और यही इसका डायमेंशन था। क्वेश्चन ये है कि क्या ये बेसिस यूनिक है? और मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट रोकें वीडियो को और सोचें कि क्या कोई और 2 वेक्टर्स हो सकते हैं जिससे मैं R2 क्रिएट कर सकता हूँ? क्या मुझे 1 0 0 1 की ज़रूरत है या कोई और 2 वेक्टर्स भी हैं जिससे मैं R2 क्रिएट कर सकता हूँ? और जैसा कि आपने सही सोचा ही होगा कि ऐसा नहीं है कि 1 0 0 1 ही एकमात्र सेट है। मैं कोई भी 2 वेक्टर्स ले सकता हूँ XY प्लेन में, बशर्ते वो 2 वेक्टर्स आपस में मिले हुए ना हो, उनके एंगल 0 ना हो। मैं कोई भी 2 वेक्टर्स ले सकता हूँ और मैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन कर करके पूरा XY प्लेन क्रिएट कर सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैंने एक वेक्टर लिया, मान लीजिए ये 1/√2 1/√2, एक वेक्टर मैंने ये लिया। ये मैं 1/√2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिन्हें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री याद होगी वो उन्हें याद होगा कि cos 45 और sin 45 जो है वो 1/√2 होता है। और मैंने दूसरा एक वेक्टर ले लिया, मान लीजिए -3/2 और
1/2, ये मैंने 2 वेक्टर ले लिए। तो इन 2 वेक्टर्स से भी, मतलब ये जो मेरे 2 वेक्टर्स हैं 1/√2, 1/√2, ये मेरा पहला वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है -√3/2 और 1/2। इन 2 वेक्टर्स से भी मैं पूरे वेक्टर स्पेस को बना सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक। एक वेक्टर स्पेस का बेसिस यूनिक नहीं है। एक ही ऐसा सेट नहीं है जिससे मैं वेक्टर स्पेस बना सकूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हम आगे चल के जब हम आइगन वैल्यूज की बात करेंगे, आइगन वेक्टर्स की बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, और मैं फिर से याद दिला दूं, हमारा सारा डेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में आने वाला है। यानी अगर मेरे पास कोई डेटा है, तो उस डेटा से जो वेक्टर स्पेस बन रहा है, उसको बनाने के लिए मुझे सिर्फ ये 1001 की जरूरत नहीं है। मैं उस डेटा से भी मीनिंगफुल, यानी कि जिनकी कुछ एक खास मतलब है, ऐसे वेक्टर्स निकाल सकता हूँ, ऐसे बेसिस निकाल सकता हूँ, जो कि हमें उस डेटा के बारे में भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो अ, ध्यान रखने वाली बात फिलहाल ये है कि एक वेक्टर स्पेस है, उसके बेसिस हैं, बेसिस का डायमेंशन है, बेसिस सेट है, वो सेट यूनिक नहीं है, वो बहुत सारे अनगिनत ऐसे सेट्स पॉसिबल हैं जिससे मैं वेक्टर स्पेस जनरेट कर सकता हूँ। बस इतनी सी बात है। और हमारे पास हमने 2 उदाहरण लिए हैं, R2 और R3 के, और हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे। ये पूरा कोर्स ही वेक्टर स्पेस पर है और उस पे चलने वाली चीज़ों पर है। तो ये जो है, अब हमने वेक्टर स्पेस ख़त्म किया है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं जो कि वेक्टर स्पेस से ही संबंधित हैं। लेकिन उन उनमें आगे बढ़ने के पहले, उन चीज़ों में जाने के पहले, हम हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन पे थोड़ा-सा फिर से आते हैं कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन के और क्या यूजेस हैं। तो आपके सामने मैं एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही बेसिक चीज़ आज दिखाने वाला हूँ, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, और ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आज हम बात करेंगे इस दूसरे भाग में, इस लेक्चर के, कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। और ये सुन के आपको लग रहा होगा कि अरे, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये तो हम बचपन में पढ़े थे। लेकिन आज मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला एंगल है, वो बताने वाला हूँ। और उसको देखकर आपको समझ में आएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ वेक्टर्स which are in the matrix and that forms the vector space coming out of the matrix। यानी कि जो मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस बनाता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसको चर्चा करने के पहले हम एक बहुत ही आसान कंसेप्ट समझेंगे कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो आपके सामने पहली मैट्रिक्स है। ये पहली मैट्रिक्स का पहला वेक्टर है 2 3 5, दूसरा वेक्टर है 1 1 7, और तीसरा वेक्टर है 3 3 4 12। पहली बात तो, आपको अगर इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी सामने, तो आप अगर गौर करें, तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। इसकी एक जो अंदर में इसका स्ट्रक्चर है, मान लीजिए मैंने पहले कॉलम को C1 बोला, दूसरे कॉलम को C2 बोला, और तीसरे कॉलम को C3 बोला। तो अगर आप ध्यान दें इस बड़ी ही अनोखी मैट्रिक्स पे, तो आपको दिख रहा होगा कि C3 जो है वो C1 और C2 के बराबर है, C1 प्लस C2 के बराबर है। यानी कि मैं तीसरे कॉलम C3 को C1 और C2 के कॉम्बिनेशन की तरह लिख सकता हूं, और इससे आपको शायद लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा कि देखिए, मैंने मैट्रिक्स के एक कॉलम को दूसरे कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिखा है। और जब हम बिग डेटा में आएंगे, जब हम इस कोर्स के तीसरे चौथे हफ्ते में आएंगे, तो हम देखेंगे कि सारा जो डेटा है, इमेज, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो आपका एयर पॉल्यूशन का डेटा हो, चाहे वो ट्रैफिक का डेटा हो, उन सब डेटा में जो कॉलम्स होते हैं, वो आपस में ऐसे ही संबंधित होते हैं, ऐसे लिंक्ड होते हैं। और इस संबंध को खोजना ही हमारा मेन जो हमारा मुख्य ध्येय होने वाला है, वो वही होने वाला है। तो मैं उसी संबंध को खोजने की प्रक्रिया भी बताने वाला हूँ आपको। तो फिर से आते हैं इस मैट्रिक्स पे।
ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 कॉलम्स हैं, C1, C2, C3, और C3 जो है C1 और C2 के बराबर है। पहला हमारा जिसको मैं बोलूँगा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सपोज मैं इस मैट्रिक्स A को वेक्टर X से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है? तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो जो बचपन में हमने तरीका देखा था, बचपन में जो तरीका देखा था वो ऐसा था कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 2 1 3 3 1 4 5 7 12, जो भी आपके सामने था पहले, और अगर मैं x1 x2 x3 से इसे मल्टीप्लाई करना चाहूँ, यानी कि ये मेरे पास एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और मेरे पास एक 3 क्रॉस 1 का वेक्टर है, तो मुझे फाइनली रिजल्ट में 3 क्रॉस 1 का वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ये तो हम शायद बचपन में देख चुके हैं, पहले देख चुके हैं। और मान लीजिए इस वेक्टर को मैं y1 y2 y3 कहता हूँ। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसको मैं y इज इक्वल टू ax लिख देता हूँ। तो a हमारा ये मैट्रिक्स है, x हमारा ये वेक्टर है और y इसका नतीजा है, इसका परिणाम है। तो हमने y निकालने का तरीका क्या दिखा था पहले, कि मैंने पहला रो लिया इस मैट्रिक्स का, मैंने इस मैट्रिक्स का पहला रो लिया 2 1 3 और मैंने x वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिल गया 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3। तो ये मेरा y1 है, 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 मेरा y1 है। अब हम अगर y2 देखें तो y2 है दूसरे रो 3 1 4 और x1 x2 x3 का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3, और उसी तरह y3। तो ये हमारा जो पुराना तरीका है मल्टीप्लाई करने का a को x के साथ, वो ये है। अब मैं आपको नया तरीका बताता हूँ, जिसे हम कहते हैं कि अगर मुझे a को x से मल्टीप्लाई करना है तो मैं a के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लूँगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिछले बार मैंने रो को मल्टीप्लाई किया था, अब मैं कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखें, तो आपको अगर दिख रहा होगा तो ये हमारा a है, ये हमारा मैट्रिक्स a है, ये हमारा वेक्टर x है, और मैं ax को लीनियर कॉम्बिनेशन की ऑफ कॉलम्स की तरह लिखने वाला हूँ। तो मैं इसे अलग से फिर से लिखता हूँ। तो हाउ टू राइट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स? बाय दिस वे। तो मेरे जो कॉलम्स हैं ए के वो हैं C1 C2 C3, तो मैं ऐसे ऐसे इस तरह लिखने वाला हूँ, x1 टाइम्स C1 प्लस x2 टाइम्स C2 प्लस x3 टाइम्स C3। ये मैंने इसकी तरह लिख दिया है। और अब मैं C1 C2 C3 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा x1 टाइम्स हमारा C1 है 2 3 5, x2 टाइम्स C2 है हमारा 1 1 7, और x3 टाइम्स C3 है हमारा 3 4 12। तो अगर हम इसे खोलें तो यह कुछ इस तरह दिखेगा। 2x1, ये मैंने पहला एलिमेंट, दोनों पूरे वेक्टर्स का पहला एलिमेंट लिख दिया। 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3, ये पहला एलिमेंट है। 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3 दूसरा एलिमेंट है। 5x1 प्लस 7x2 प्लस 12x3 ये हमारा तीसरा एलिमेंट है। तो ये हमारा वेक्टर बन गया। अब आप इसे ध्यान से देखिए, ये जो वेक्टर है ये वही सेम वेक्टर है। ये जो हमने यहाँ से लाया था और जो हम यहाँ पे बनाए हैं, ये दोनों सेम वेक्टर हैं। पहला वेक्टर हमने जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है, जो कि पुराना तरीका है, उसकी तरह लिखा था। दूसरा जो वेक्टर है, जो दूसरा मल्टीप्लिकेशन है, हमने आज नए तरीके से लिखा है। हमने बोला है कि a इंटू एक्स कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम्स ऑफ a। ठीक है, अब मैं इसे फिर से एक तरीके से लिखता हूं। तो हमने बोला था कि ax जो है वो x1 c1 प्लस x2 c2 प्लस x3 c3 है, यानी कि अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने लिखा था c3 जो है वो c1 प्लस c2 है। तो मैं इसे c1 प्लस c2 लिख देता हूं यहां पर। तो ये हो गया x1 प्लस x3
इंटू C1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू C2, यानी AX जो है केवल C1 और C2 पे से बना हुआ है। C3 का इसमें कोई रोल ही नहीं है क्योंकि C3 ऑलरेडी C1 और C2 से बना हुआ है। तो ये एक दूसरा तरीका है A इंटू एक्स को देखने का, और इसी तरीके को हम बार बार यूज़ करेंगे, इसी तरीके से पे हम बार बार जाएंगे। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और हमारे पास एक वेक्टर x है, तो मैं A को x से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक पुराना तरीका है जो रोज़ A के रोज़ को लिया और x से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे रो को लिया x से मल्टीप्लाई किया, तीसरे रो को लिया और x से मल्टीप्लाई किया। एक पहला तरीका ये था जो कि हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आज मैंने आपको दूसरा तरीका बताया जो कि कॉलम्स ऑफ A से आ रहा है, यानी मैंने x के कॉलम को लिया, A के कॉलम को लिया और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन से मैंने A इंटू एक्स बनाया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरीके हैं और इन तरीकों को हम बार बार यूज़ करेंगे, तो आप इन तरीकों पे ध्यान रखें। और अभी एक और उदाहरण आपके सामने है जो कि मतलब मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास A x नहीं है, मैं थोड़ा इसे और आगे बढ़ा रहा हूँ। अब हमारे पास थोड़ा और कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है x की जगह, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जो कि मेरी पुरानी मैट्रिक्स थी और एक नई मैट्रिक्स B है, तो मैं इन दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करूँ। इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी एग्जैक्टली वही है जो मैंने कॉलम को A से मल्टीप्लाई करने का तरीका था। तो मैं इसे इस तरह लिखता हूँ, A को मैं लिख देता हूँ A और B को मैं लिख देता हूँ B1 B2 B3 की तरह। यानी मैंने B को तीन कॉलम्स, जो B के तीन कॉलम्स हैं उनको मैंने B1 B2 B3 ऐसा लिख दिया है। तो A इंटू B जो है वो ऐसा दिखेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप ध्यान दीजिए। AB1 AB2 और AB3, यानी कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है और मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स B है जिसके कॉलम्स B1 B2 B3 हैं, तो जो A इंटू B मैट्रिक्स है C, इसके जो कॉलम्स हैं वो AB1 होंगे, AB2 होंगे और AB3 होंगे। यानी मेरे जो तीन कॉलम्स हैं वो AB1 AB2 AB3 हैं। ठीक है, और ये काफ़ी जाहिर सी बात है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैं जब A को B से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं एक तरह से A को पहले B1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर A को मैं B2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर मैं A को B3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अलग अलग। बस इसी को ही मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है ना। तो ये हो गया AB1 AB2 और AB3। अब अगर आप AB1 देखना चाहें, B1 हमारा B00 है, तो AB1 जो है वो कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम्स ऑफ A है, और चूंकि दूसरे कॉलम के जो कोफिशिएंट्स है 0 0 हैं, यानी ये केवल A का पहला कॉलम हो जाएगा। ये हमारा AB1 हो गया। सिमिलरली जो AB2 है वो B2 से बना हुआ है, और B2 जो है वो 0 2 0 है, यानी केवल सेकेंड कॉलम ऑफ A इज ऑल्सो ओनली इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा AB2 हो गया, 2 टाइम्स द सेकेंड कॉलम ऑफ A विच इज 2 टाइम्स 1 1 7, यानी कि 2 2 14। सिमिलरली जो तीसरा कॉलम है वो 003 है, यानी B3 003 है, और तीसरा कॉलम 003 जो है वो A के तीसरे कॉलम से ही कंबाइन हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि बाकी दो कोफिशिएंट 0 हैं, ये दोनों कोफिशिएंट 0 हैं। तो ये हो गया 9 12 और 36। तो इस तरह हमारा A इंटू B इज इक्वल टू C इस तरह आ गया। तो ध्यान रखने वाली बात, अगर इस पूरे टॉपिक में जो आपको एक बात ध्यान रखनी है वो ये बात है कि मैं A और B को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे जो C मैट्रिक्स मिलेगा वो एक्चुअली इस तरह दिखेगा, AB1 AB2 और AB3। ये जो है ये मेरा C मैट्रिक्स है। AB1 पहला कॉलम है, AB2 दूसरा कॉलम है और AB3 तीसरा कॉलम है। तो ये तो रहा हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसे क्यों कर रहे थे मैं इस पे आता हूँ, और मैं आज पहली बार डिकम्पोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करूँगा। और
आपको लग रहा होगा कि ये इन सब का संबंध क्या है। हमने लीनियर इंडिपेंडेंस की बात करी, फिर हमने वेक्टर स्पेस की बात करी, और फिर हमने बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस की बात करी, और उसके बाद हम मैट्रिसेस पे आ गए हैं। तो ये दोनों में इन सारे कंसेप्ट में रिलेशन क्या है। तो इन्हीं रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं रिलेशंस पे मैं आ रहा हूँ। और इन रिलेशंस में, इन संबंधों पे आने के पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें कवर करनी है। तो हमने पहले बेसिक चीज़ कवर करी कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसके पहले हमने देखा कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो a इंटू एक्स जो है, a इंटू एक्स इज एसेंशियली टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ a। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x बदलता रहूंगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन बदलता रहेगा, है ना। जिस तरह हमने 1001 देखा था, अगर आप इसे कल्पना कर पाए तो 1001 एक तरह से 2x2 मैट्रिक्स के दो कॉलम हैं, और हमने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो हमें तीसरा कॉलम मिल गया, एक नया कॉलम मिल गया, एक नया वेक्टर मिल गया, और मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लेता गया तो मुझे पूरा वेक्टर स्पेस मिल गया। उसी तरह ax जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स की तरह हमने लिखा। हमने पहले देखा था कि भाई ax को तो हम रो से मल्टीप्लाई करते हैं, रो ऑफ a और x ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि देखिए ax जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स भी है, और अगर मैं अब x बदलता रहूंगा तो मुझे स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ a मिल जाएगा। आपको अगर याद हो, स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ a is exactly same as span of vectors which are columns of A। यानी कि मैं एक मैट्रिक्स से वेक्टर स्पेस जनरेट कर रहा हूं, क्योंकि हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि स्पैन मतलब कि वेक्टर स्पेस जनरेट करना। यानी कि जो मैट्रिक्स A है उसके कॉलम से एक वेक्टर स्पेस जनरेट होता है, और इस वेक्टर स्पेस को हम बोलेंगे आगे चल के कॉलम स्पेस ऑफ A। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस है जो कि मैट्रिक्स से जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है? मैट्रिक्स के मैंने कॉलम्स लिए, उन कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किया, लेकिन वही हमने बात करी थी कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही क्या है, वो a इंटू एक्स है। यानी अगर मैं x को बदलता रहूँगा तो मुझे नए नए कॉलम मिलते रहेंगे, और मुझे नए नए कॉलम मिलते रहेंगे। उन कॉलम्स को मैं एक डब्बे में रख दूंगा, बॉक्स में रख दूंगा, वो बॉक्स जो है वेक्टर स्पेस कहलाएगा, एक नया वेक्टर स्पेस होगा। तो ये इसके बीच का संबंध है कि जो बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, वो एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आप कहते हैं, हम तो इसे कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन करने से वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाता है, यानी कि मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम जो हैं वो वेक्टर स्पेस जनरेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन मुद्दा है। लेकिन इसी मुद्दों में, इन्हीं चीज़ों में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं जो कि मशीन लर्निंग और डेटा में इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसी का जो एक पार्ट है उसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स हम कर क्यों रहे हैं? तो आगे चल के हम देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो मैट्रिसेस के फॉर्म में आता है, हमने इस बारे में बात की थी। और मैट्रिसेस जो हैं वो सब स्क्वायर नहीं होती हैं, और कई बार बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो डिकम्पोज करने से हम उस मैट्रिक्स को कंप्रेस कर सकते हैं, हम उसे छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, और ना केवल छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं बल्कि उस मैट्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम केवल उन पे ध्यान देंगे डिकम्पोज करके, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो हमारे काम की नहीं है, हम उनको हटा देंगे। तो डिकम्पोजिशन, जिसको हम आगे चल के डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी बोलेंगे, बहुत बहुत सारे टर्म्स हैं इसके। आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन एक टर्म है, PCA, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि मशीन लर्निंग में यूज़ होती हैं। वो कुछ नहीं है, वो केवल मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन है। तो इसलिए हम मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। और मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन जो है वो कॉलम स्पेस ऑफ A, यानी कि वो वेक्टर स्पेस जो कि कॉलम से जनरेट होता है उससे लिंक्ड है। और हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पहले देख ली है। तो वेक्टर स्पेस, कॉलम स्पेस ऑफ A, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, दे आर ऑल लिंक्ड, ये सब आपस में संबंधित हैं। तो चलिए आज हम जो आखिरी टॉपिक है आज का, डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, उस पर गौर करते हैं। तो मेरे पास एक ही मैट्रिक्स है, वही सेम मैट्रिक्स 2 3 5 1 1 7 3 4 3 4 12। और अब मैं एक बहुत ही सिंपल डिकम्पोजिशन लिखूंगा, और ये डिकम्पोजिशन वहीं से आ रहा है जहाँ हमने जस्ट पिछले
टॉपिक में जो हमने देखा था। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 235 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 टाइम्स 235, 0 टाइम्स 117 एंड 0 टाइम्स 3 4 12। यानी मैं कॉलम, हर कॉलम जो ए का हर कॉलम है उसको उसी के कॉलम्स के फॉर्म में लिख रहा हूं। और जाहिर सी बात है कि पहला कॉलम जो है वो 1 टाइम्स वो खुद है और 0 टाइम्स बाकी सारे कॉलम्स हैं। फिर अगली जाहिर सी बात है कि दूसरा कॉलम भी ऐसे ही है कि जो 117 है वो 0 टाइम्स 235 है, 1 टाइम्स 117 है और 0 टाइम्स 3 4 12 है। मगर जो तीसरा कॉलम है 3 4 12, ये हमने देखा था कि वो C1 प्लस C2 के बराबर है इस मैट्रिक्स का कम से कम। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो C1 है वो 1 टाइम्स C1 है, 0 टाइम्स C2 है और 0 टाइम्स C3 है। C2 जो है वो 0 टाइम्स C1 है, 1 टाइम्स C2 है और 0 टाइम्स C3 है। और जो C3 है वो 1 टाइम्स C1 है, क्योंकि C1 C3 इज C1 प्लस C2। 1 टाइम्स C1 है एंड 1 टाइम्स C2 है और 0 टाइम्स C3 है। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। हालांकि कोई ऐसा भी बोलेगा कि भाई आप C3 को भी 0 टाइम्स C1 और 0 टाइम्स C2 और 1 टाइम्स C3 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो उतना मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है, ये ज़्यादा मतलब का है। और इसका मतलब, ये मतलब का क्यों है, हम आएंगे इस पे, लेकिन फिलहाल तो इसमें इस लिखने में कोई गलती नहीं है, ये सही तरीके से लिख रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सारे जो तीनों मैंने इक्वेशन लिखे हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशंस के इक्वेशंस हैं। यानी कि मैं पहले इक्वेशन को लिख सकता हूं C1 C2 C3 टाइम्स 1 0 0। दूसरे इक्वेशन को लिख सकता हूं C1 C2 C3 टाइम्स 0 1 0 और तीसरे इक्वेशन को लिख सकता हूं C1 C2 C3 टाइम्स 1 1 0। यानी कि ये मेरे लीनियर कॉम्बिनेशन का लिखने का तरीका है। अब मैं एक फाइनल इक्वेशन लिखता हूं जो कि आपको समझना है। अब मैं लिखता हूं A इज इक्वल टू C इंटू R, वेयर C इज C1 एंड C2 एंड R इज 1 0 0 1 1 1। इन दोनों भाग को आपको अब जोड़ना है। देखिए, ये दोनों एक ही बात है। ये जो A मैट्रिक्स है वो C1 C2 C3 से बना है, मगर मैं C1 को C1 टाइम्स 1 0 टाइम्स C2 लिख रहा हूँ। सिमिलरली मैं C2 को भी ऐसे लिख रहा हूँ और सिमिलरली मैं C3 को भी ऐसे लिख रहा हूँ। मैंने केवल ये जो ऊपर के इक्वेशन है उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। यानी मैंने एक मैट्रिक्स A है उसको मैंने डिकम्पोज किया है दो मैट्रिसेस में। पहला मैट्रिक्स है जो A के इंपॉर्टेंट कॉलम्स को रख रहा है। दूसरा मैट्रिक्स जिसको मैं R मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, ये C मैट्रिक्स है यानी कॉलम मैट्रिक्स, और R मैट्रिक्स वो है जो कि उस ए से ए में जो बन रहे हैं कॉलम्स, उनका उनके कॉलम्स के साथ का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे दर्शाता है। तो आपने देखा कि मैंने ए को केवल दो कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख दिया है। ये हमारा पहला डिकम्पोजिशन है। यानी आई हैव डिकम्पोज्ड ए इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। मैंने ए को दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में डिकम्पोज किया है और मैं इसे ए इज इक्वल टू सी आर कह रहा हूँ। सी जो है वो C1 C2 से बना है। R जो है वो कॉलम्स रखता है जो कि C1 और C2 के लीनियर कॉम्बिनेशंस का है। और अगर आपको ध्यान होगा, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था कि अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B, या इस केस में C और R, तो मैं इनको CR1 CR2 और CR3 की तरह लिख सकता हूँ। यह है R1, यह है R2 और यह R3। ठीक है, तो ये है हमारा डिकम्पोजिशन। मैंने A को C इंटू R के फॉर्म में लिखा है और A जो है 3x3 मैट्रिक्स है, C जो है 3x2 मैट्रिक्स है, R जो है वो 2x3 मैट्रिक्स है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने 3x3 मैट्रिक्स को 3x2 मैट्रिक्स और 2x3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की तरह लिखा है। ठीक है, और
ठीक है? तो ये हमारा पहला डिकम्पोज़िशन हुआ। ऐसे हम कई डिकम्पोज़िशन करने वाले हैं, लेकिन ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिकम्पोज़िशन है। मैं आज के लेक्चर को ख़त्म करने के पहले ये बताना चाहूँगा कि डिकम्पोज़िशन क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो हमारा डेटा आएगा, वो जनरली जिसमें 10 लाख कॉलम्स होंगे, जिसमें हज़ारों रोज़ होंगे, लेकिन लाखों कॉलम्स होंगे। और ये सारे कॉलम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। इसका मतलब मुझे सारे कॉलम्स को रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल इंपॉर्टेंट कॉलम्स रखूँगा और उनके कोएफ़िशिएंट्स रखूँगा। तो मैं अपने चाहे वो आप अगर आपको ध्यान होगा पहली क्लास में हमने नेटफ्लिक्स मैट्रिक्स की बात की थी, चाहे वो नेटफ्लिक्स का मैट्रिक्स हो, चाहे कोई भी इमेज हो, कुछ भी हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं हम केवल उनको रखेंगे और जो नॉन इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं उनको हटा देंगे। और ये डिकम्पोज़िशन जो है वो पहला तरीका है उन नॉन इंपॉर्टेंट कॉलम्स को हटाने का और इंपॉर्टेंट कॉलम्स को रखने का। ये पहला डिकम्पोज़िशन है। हम कम से कम 2-3 डिकम्पोज़िशन और करेंगे। हम आगे चल के इसकी भी कोडिंग भी करने वाले हैं कि हम पाइथन कोड करके मैट्रिक्स डिकम्पोज़िशन कैसे करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।